सेट को लिखने का जो तरीका होता है, एक तो होता है, जैसे मान लो मैं ये लिखना चाहता हूँ, पहले 5 नेचुरल नंबर्स, मैं पहले 5 नेचुरल नंबर्स हैं, मैं इनका एक सेट बनाया मैंने, a इज इक्वल टू, एक तो ये हो गया, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, ठीक है, सॉरी रोस्टर फॉर्म हो गया। सेट बिल्डर फॉर्म में मैं इसको लिख सकता हूँ कि x वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 5। ये फॉर्म है, ये इसी के बराबर ही है। अब जैसे क्वेश्चन ये आ जाता है कि राइट, आपको लिखा है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड 5 इज लेस देन x स्क्वायर इज लेस देन 50 इन रोस्टर फॉर्म। अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो, ये सेट बिल्डर फॉर्म है आपकी। अब आप देखो x स्क्वायर की वैल्यू 5 और 50 के बीच में है, तो कौन कौन से नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं? देखो 9 हो सकता है, 16 हो सकता है, 25 हो सकता है, 36 हो सकता है, 49 हो सकता है, ठीक है। बट ये x स्क्वायर की वैल्यू है, तो कौन कौन से नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं? 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये लिखा था, आपसे ये मांगा गया था, ठीक है। एक क्वेश्चंस कुछ एक्सचेंज रेट के आते हैं। एक्सचेंज रेट मतलब जैसे ये बोला है यूरो पाउंड का कन्वर्जन रेट इसके बराबर है, ठीक है, यानी कि 1 यूरो इज इक्वल टू 0.63 पाउंड के बराबर होता है। 1 यूरो इज इक्वल टू 0.63। ऐसा मत कर देना कि दिस अपॉन 1 है तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ऐसा नहीं। कन्वर्जन रेट्स दे रखे हैं, एक्सचेंज रेट्स दे रखे हैं कि यूरो इज इक्वल टू 0.63 ऑफ पाउंड, और एक दिया है पाउंड अपॉन डॉलर इज इक्वल टू 1.37, यानी 1 पाउंड जो है आपका 1.37 डॉलर के बराबर होता है। अब आपको 2000 यूरो हैं आपके पास, ठीक है। अब आप बताओ आपके पास कितने डॉलर्स हैं? 2000 यूरोज हैं, अब आप बताओ आपके पास कितने डॉलर हैं। तो मतलब यूरो और डॉलर का रिलेशन चाहिए। देखो 2000 यूरो है तो 2000 इंटू 0.63 पाउंड हो जाएगा। 2000 यूरो का मतलब 2000 इंटू 0.63 पाउंड हो जाएगा। एंड 1 पाउंड इज इक्वल टू 1.37 डॉलर, तो 1.37 डॉलर हो जाएगा। तो बस 2000 को दिस इंटू दिस करो, उतने डॉलर आ जाएंगे आपके पास, और क्या होगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, कई बार हमें किसी की एज कैलकुलेट करनी हो, तो एज कैलकुलेट करने की ना 3 डेफिनेशन होती हैं। एक होती है एज लास्ट बर्थडे, एज लास्ट बर्थडे, एज नेक्स्ट बर्थडे एंड एज नियरेस्ट बर्थडे। एज नियरेस्ट बर्थडे, चलो किसी की भी एज हम देख लेते हैं। लड़कियों से तो पूछूंगा तो बताएंगी नहीं, ठीक है। चलो डेट ऑफ बर्थ पूछ लेते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ 5 जनवरी 1997, ठीक है। अब हम इनकी एज जानना चाहते हैं। देखो 15 जन मैं जानना चाहता हूं आज इनकी एज कितनी है एज पर 3 डेफिनेशंस। वैसे इनकी एग्जैक्ट एज अगर मैं निकाल लूं तो 15 जन 2016 को इनकी एज कितनी हो चुकी होगी? 16, 19, सो 19 ईयर्स एंड 15 जन से 15 जुलाई तक 6 महीने और बढ़ गए होंगे। 15 अगस्त तक 7 महीने बढ़ चुके होंगे, ठीक है। 7 मंथ हो गई एंड डेज कितने हो गए? आज क्या है 25 है,
तो 10 डेज हो गए। अगर मैं एज इनकी काउंट करता हूँ लास्ट बर्थडे, तो मैं कब बोलूँगा कि इनकी एज 19 ईयर है। अगर मैं बोलता हूँ एज नेक्स्ट बर्थडे तो 20 ईयर्स है, क्योंकि नेक्स्ट कितने के होने वाले हैं, ये 20 के होने वाले हैं। और एज में नियरेस्ट बर्थडे काउंट करूँ तो भी क्या होगी, नियरेस्ट 20, क्योंकि 6 मंथ से अगर ज़्यादा हैं तो अपर साइड में जाएगा, अगर 6 मंथ या उससे कम है तो लोअर साइड में जाएगा। ठीक है, नियरेस्ट बर्थडे समझ आ गया क्या है। एंड जब कोई भी इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस बेचती है ना, तो हर कंपनी की अलग अलग पॉलिसी होती है, अलग अलग तरीका होता है आपकी एज कैलकुलेट करने का, क्योंकि हर आदमी की एज के अकॉर्डिंग उससे प्रीमियम चार्ज करना होता है। तो अगर मान लो कोई कंपनी जो है एज लास्ट बर्थडे काउंट करती है, तो इनका जो प्रीमियम कैलकुलेट होगा 19 साल वाले पॉलिसी होल्डर की तरह होगा। अगर कोई कंपनी एज नियरेस्ट बर्थडे काउंट करती है, नेक्स्ट बर्थडे कोई भी काउंट नहीं करती, प्रैक्टिकली जो मैंने देखा है जनरली ज़्यादातर कंपनी जो होती हैं लास्ट बर्थडे काउंट करती है। ठीक है, अगर कोई कंपनी है जो नियरेस्ट बर्थडे काउंट करती है, तो वो फिर इनसे प्रीमियम चार्ज करेंगे 20 साल वाले पॉलिसी होल्डर के लिए, और 20 साल वाले का ऑब्वियस है 19 ईयर से ज़्यादा ही होगा। तो कोई कंपनी अगर हर कंपनी अगर लास्ट बर्थडे काउंट करती है तो कंपनी का नुकसान है ना, क्योंकि नियरेस्ट में क्या फ़ायदा रहेगा कि अगर कुछ लोग लोअर साइड में जाएंगे तो कुछ अपर साइड में भी चले जाएंगे, बट ज़्यादातर कंपनीज लास्ट बर्थडे काउंट करती हैं। क्यों? क्योंकि पॉलिसी होल्डर बेदक जाते हैं, जो ले रहा है ना पॉलिसी, वो कहता है अब मैं 20 का हुआ नहीं, तुम 20 वाले का प्रीमियम मेरे से कैसे चार्ज कर सकते हो। ठीक है, इसलिए कंपनीज जो होती हैं जनरली एज लास्ट बर्थडे काउंट करके चलती हैं। ठीक है, यस, कोई भी ईयर लीप ईयर कब होता है? कोई भी ईयर लीप ईयर कब होता है? जब वो डिविजिबल बाय 4। इसका मतलब 1900 जो होना चाहिए लीप ईयर होना चाहिए, 2100 भी लीप ईयर होना चाहिए, नहीं होते। कोई भी ईयर लीप ईयर तब होता है अगर उसके एंड पे 0 है, दोनों 0 हैं, दैट शुड बी डिवाइडेड बाय 400। 4 से तो सारे डिविजिबल हो जाएंगे आपके, जिसके एंड पे 2 0 हैं 4 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर किसी के एंड पे 2 0 हैं, अगर 4 का मल्टीपल है चलेगा, एक्सेप्ट 2 zeros, 4 का मल्टीपल है तो लीप ईयर है, बट अगर एंड पे 2 0 आ जाएं तो वो 400 से भी डिवाइड होना चाहिए। यानी कि अगर मैं 2000 की बात करूं तो ये लीप ईयर था, यस था, क्योंकि 2400 से डिविजिबल है। 2000 लीप ईयर था, 2004 होगा, 2008 होगा, 1900 नहीं था, 2100 नहीं होगा। ठीक है, हमें क्यों सिखाया जाता था कि जो 4 से डिविजिबल हो? क्योंकि जो सिखाने वाले थे ना तो 1900 तक पैदा हुए थे, ना उनको पता था हम 2100 तक जिएंगे, इसलिए उन्होंने बोला ही नहीं। ठीक है, सो मैं 1900 से पहले का नहीं हूँ एंड 2100 के बाद जीने की कोई तमन्ना नहीं है, बट फिर भी जो रियल है मैं बता रहा हूँ कि अगर लास्ट के 2 डिजिट्स 0 0 हों तो द होल नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय 400। ठीक है, तो ये परेशान करने वाले होते हैं, जैसे 2100 है, लगता है कि लीप ईयर है जबकि लीप ईयर नहीं होगा। ठीक है, अगर किसी साल में हम दिन काउंट करें तो हम 365.25 डेज लेते हैं, बिकॉज ऑफ लीप ईयर 4 साल के बाद हम एक दिन एक्स्ट्रा मिलता है हमें, तो उसको हम इक्वली डिवाइड कर देते हैं। अनलेस एनी ईयर इज स्पेसिफाइड, मतलब 1997 है या 1998 है, तब तक आप जो हैं ऑन एन एवरेज 365.25 डेज लेके चलेंगे। ठीक है, अगर वीक्स काउंट करने हो तो इसको जब मैं 365.25 को 7 से डिवाइड करूंगा, आई विल गेट 52.18 वीक्स।
CT1 में बहुत इस्तेमाल होता है कि हम 365.25 डेज लेते हैं, वीक्स जब काउंट करने होते हैं तो 52.18 लेते हो, 52 लेते हो, 52 लेते हो, 52.18 कंटिन्यूसली जब एन्युटी होती है तो उस सिचुएशन में 52.18 वीक्स लेके चलते हो ना। यही रीज़न है कि एक साल में हम डेज लेते हैं 365.25, उसको 7 से डिवाइड करते हैं तो 52.18 समथिंग आता है ऐसा, बट हम राउंडिंग कर देते हैं 2 डेसिमल प्लेस पे तो 52.18 आंसर हो जाता है। ठीक है, चैप्टर 1 में इतना सा ही था। चैप्टर 2 में एक तो टर्म है राउंडिंग। राउंडिंग सिखाने की जरूरत है, राउंडिंग टू 2 डेसिमल प्लेस, राउंडिंग टू 3 डेसिमल प्लेस करवाने की जरूरत है क्या? नहीं। यूज ऑफ कैलकुलेटर, मतलब आपको मैं ये बोलूं 4/5 प्लस लॉग ऑफ 5.21 होल रेज़ टू पावर 4 कैलकुलेट करके बताओ, सिखाने की जरूरत है? नहीं। कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है tan H2 की वैल्यू निकालो। अब ये क्या हो गया? tan H, जहां बीच में H आ जाएगा ना तो उसका मतलब होता है हाइपरबोलिक फंक्शन। कैलकुलेटर में आप देखो एक HYP लिखा हुआ है, कैलकुलेटर में साइन के साथ में HYP लिखा हुआ है, उसको दबा के देखो, आ गया, सब कुछ आ गया। अब जैसे आपको क्या चाहिए, tan H2 चाहिए अगर, तो आपका 3 नंबर पे tan H दिया हुआ है, 3 नंबर दबाओ, अपने आप tan H लिखा आ गया, वहां पर 2 लिख के इक्वल प्रेस कर दो तो साइन के साथ में एक HYP का फंक्शन है वो दबाओ, सामने आपके पास साइन H, cos H, tan H, इनवर्स में तीनों आ गए। आपको क्या चाहिए, tan H2 चाहिए, तो tan H2 3 नंबर पे दिया है, 3 नंबर प्रेस करो, tan H2 लिखा आ गया, tan H लिखा आ गया, वहां पर 2 लिख दो, इक्वल प्रेस कर दो, वैल्यू आ गई। हाँ, HYP बटन दबाओगे, (1982) फिल्म हीरो जैकी श्रॉफ, माधुरी दीक्षित, नहीं मीनाक्षी सादरी, यस। ये सेकंड चैप्टर में यही था। सेकंड चैप्टर में बस एक ये था जो मैंने बताया कि कैलकुलेटर को इस्तेमाल कैसे करते हैं और राउंडिंग। चैप्टर 3 में ग्राफ ऑफ फंक्शन है, ये मैं जब नेक्स्ट विजिट में आऊँगा तो तसल्ली से, क्योंकि जल्दी में करने का उसको फ़ायदा नहीं है। ग्राफ ऑफ फंक्शन है, उसमें बस वो बचेगा आपका। डोमेन रेंज के बारे में आइडिया है थोड़ा सा? डोमेन ऑफ ए फंक्शन क्या होता है बता देता हूं मैं। हाँ, लिखिए डोमेन क्या होता है, द वैल्यूज ऑफ x for which a function is defined, the values of x for which a function is defined। जैसे x plus 2, क्या x की कोई भी ऐसी वैल्यू हो सकती है जिसके लिए फंक्शन डिफाइन ना हो, मतलब इन्फिनिटी हो जाए? कोई x की ऐसी वैल्यू हो सकती है कि जिसको मैं इसमें पुट करूं और आंसर इन्फिनिटी आ जाए? नहीं हो सकती। इसका मतलब दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, तो डोमेन ऑफ फंक्शन हो गया ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, मान लो फंक्शन है 1/3x - 2, क्या ये फंक्शन कभी भी इन्फिनिटी वैल्यू ले सकता है? आ सकती है। फंक्शन इन्फिनाइट हो सकता है,
हम कहेंगे फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड व्हेन 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू 2/3। 2/3 पे डिफाइन नहीं है तो किस पे है? इसके अलावा सारे, तो इसको ऐसे लिखा जाता है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2/3। ठीक है, ऑल रियल नंबर, बीच में माइनस का साइन लगा दो, तो इसका मतलब रियल नंबर एक्सेप्ट दिस 2/3। जैसे fx इज इक्वल टू 1/x² माइनस 5x प्लस 6, या ऊपर भी सपोज x प्लस 5 है। फंक्शन कब डिफाइन नहीं होगा? ऊपर तो हमेशा डिफाइन होगा जब डिनोमिनेटर 0 होगा, जब डिनोमिनेटर 0 होगा। तो हम कहेंगे फंक्शन इज नॉट डिफाइंड व्हेन x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू 2 और 3। 2, 3 के अलावा सब पे डिफाइन है, तो मैं क्या कह दूं? डोमेन ऑफ फंक्शन इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2 और 3। ठीक है, अगर मान लो फंक्शन अंडर रूट में आ जाए, अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 1, स्क्वायर रूट में फंक्शन कब डिफाइन होता है? जब स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू क्या हो? पॉजिटिव हो, है ना। तो आपने कहा फंक्शन इज डिफाइंड, तो ये देख लेना कि आप नॉट डिफाइंड लिख रहे हो तो आपको ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट लिखना पड़ेगा, अगर डिफाइंड लिख रहे हो तो वही वैल्यू लिखनी पड़ेगी। फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। ठीक है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 कॉमा, भाई 1/2 से बड़ा क्या हो सकता है? 1/2 से इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है ना, बट इन्फिनिटी के साथ कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आ सकता, इन्फिनिटी के साथ कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आ सकता। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है इंक्लूडिंग दैट वैल्यू, और राउंड ब्रैकेट का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग द एंड वैल्यू। ठीक है, ये क्लियर है बात? अगर यही fx इज इक्वल टू x अपॉन 2x माइनस 1 हो जाता तो क्या होता? अब फंक्शन कब डिफाइन? फंक्शन इज डिफाइंड when 2x minus 1 is greater than 0, not greater than equal to 0, क्योंकि equal to 0 होने पर डिनोमिनेटर में पूरा एक्सप्रेशन इनफाइनाइट हो जाएगा। तो फंक्शन इज डिफाइंड ओनली इफ 2x minus 1 is greater than 0, यानी x is greater than 1/2। अब x 1/2 से ग्रेटर है तो 1/2 से इंफिनिटी। आप चाहो, हो सकता है ये लिखा नजर आए, हो सकता है ये लिखा नजर आए, हो सकता है आपको ये लिखा नजर आए, तीनों के तीनों आंसर ठीक है। ठीक है ना, हो सकता है ये लिखा हो, बाद में ये भी लिखे और डी आंसर है ऑल ऑफ दीज, तो फिर ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन होगा। ठीक है।